जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये क्या कह रहा है? कहता है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहां किया गया है? तो ये साथियों कहां पर किया गया? शेखा झील जो है साथियों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, तो यहीं पर किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो बात कर ले साथियों किशनपुर की। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये साथियों 1972 में स्थापित हुआ, ठीक है। और बात कर ले कतरनिया घाट की, ये साथियों 1975 में स्थापित हुआ। हमसे क्या पूछा? 1975, तो यही हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त बता दे चंबल वन्य जीव अभयारण्य साथियों 1979 में स्थापित किया गया था, 1979 में। जबकि रायपुर नाम का कोई साथियों वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। इसके मिलता जुलता एक रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की एक बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रमुखता है, प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती, एक लाल मिट्टी और दूसरी साथियों कौन सी? काली कपास वाली मिट्टी, काली कपास की मिट्टी। और आप देख रहे हैं कि काली कपास की मिट्टी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का? एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? जनपदों की संख्या, तो बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है साथियों। कितनी? 7। और वो कौन कौन से हैं? तो ये एक हो जाता है चित्रकूट, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है बांदा हो जाता है। और तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है महोबा, M4 महोबा। और साथियों चौथा कौन हो जाता है? H4 हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर हो गया, हमीरपुर, ठीक है। यहां पर पूरा ही लिख देते हैं हमीरपुर। और इसके अतिरिक्त और एक होता है जालौन, और एक कौन होता है? और एक होता है झांसी, ठीक है, झांसी। और एक और होता है ललितपुर। ये 7 साथियों डिस्ट्रिक्ट जो हैं किसके? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता। कोई बता सकता है कि ये किस लिए मनाया जाता? ये साथियों इसलिए मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पहले संयुक्त प्रांत नाम था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? पहली बार साथियों 24 जनवरी 2018 को पहली बार
उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। ये भी चीज आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, देखिए क्या कहता है यहाँ पर। कहता है स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम क्या है? इस टारपीडो का जो साथियों नाम है, इसका साथियों क्या नाम है? इसका नाम है वरुणा अस्त्र। वरुणा अस्त्र इसका नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। ये साथियों कब किया गया था, कोई बता सकता है? देखते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है यहां पर देखिए। कहता है भारत के वैदिक सभ्यता, भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो भारत में वैदिक सभ्यता जो है साथियों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी बताई गई है। कौन सी? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी बताई गई है ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में इसको साथियों क्या कहा गया है? नदी तमा। क्या कहा गया बच्चों? नदी, यहां पर देखिए क्या कहा गया? नदी तमा कहा गया। नदी तमा का मतलब क्या होता है? नदी तमा का जो मतलब होता है नदियों की माता। नदियों की माता कहा गया है किसको? सरस्वती को, नदियों की माता। ये याद रखेंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वो बात करें वर्तमान में ये सरस्वती नदी जो है राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो गई, विलीन हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? कहता है मलिक इख्तियार उद्दीन, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो किस किले में? भटिंडा के किले में कैद किया था। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर ले रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की साथियों एक शासिका थी, और ये पहली महिला शासिका भी है। ठीक है, गुलाम वंश की एक शासिका थी, और किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका जो शासन की बात कर ले 1236 से 1240 तक इनका शासन चला था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, यहां पर देखेंगे क्या कहता मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का भैया सूफी परंपरा के अर्थ में ये वली शब्द का अर्थ होता है संत। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो 1931 में क्या क्या हुआ? 1931 में साथियों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और साथियों 1931 में गांधी इरविन समझौता की पुष्टि भी हुई। तो ये करेक्ट जवाब हो जाता। जबकि महात्मा गांधी अधीनस्थ दक्षता ये गलत है, और भारत छोड़ो 1942 से संबंध है, और इस आयोजन में खिलाफत ये भी नहीं। ये साथियों ऑप्शन एक करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, कहता स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से किसका अक्षांश एक नई दिल्ली के अक्षांश में 1 डिग्री के भीतर है? 1 डिग्री के भीतर। ये साथियों प्रश्न जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो देखिए यहां पर हम बता दें, दिल्ली का जो अक्षांश है, नई दिल्ली का जो अक्षांश है वो लगभग 28 दशमलव कुछ है, 28 दशमलव कुछ रहता है। यहां पर आपसे उस कुछ से लेना देना नहीं है। और साथियों एवरेस्ट का जो अक्षांश डिग्री है वो साथियों क्या होता है? वो क्या होता है? यहां पर दशमलव रहता है। ठीक है, और इसका रहता है 27 दशमलव कुछ रहता है। ठीक है, 27 दशमलव कुछ रहता है। तो इन दोनों के बीच वही तो पूछ रहा, कितने भीतर? इन दोनों के बीच लगभग 1 डिग्री का अंतर है, लगभग में। इसीलिए एवरेस्ट पर्वत इसका सही जवाब होगा। अगर ढाका शहर का पूछता तो ये साथियों लगभग 23 दशमलव कुछ होता, जो कि 1 का अंतर नहीं। इस्लामाबाद का पूछता तो ये 33 दशमलव कुछ होता है, इसका 1 के
अंतर नहीं। अमरनाथ गुफा ये साथियों 34 डिग्री के आसपास होता है इसका भी। तो दोनों में एक के भीतर का अंतर ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ियों के, पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? कौन सही है वो पूछा है। तो यहां पर देखिए सही तो ये लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो आप कहेंगे सर आप ये भी बता दीजिए, ये रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं तो कहां पर है? ये साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और बेमडिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये बेमडिल्ला दर्रा कहां पर है भैया? बेमडिल्ला ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, अरुणाचल। और नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भैया, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में हो जाता। कहां पर? सिक्किम में हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा मेरे शेरों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहेगा, देखिए क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील जो साथियों है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होता है। अगर बात कर दे महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण झील बहती है, उसका नाम साथियों लोनार है। लोनार झील कहां बहती है? महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश में एक झील बहती है कोलेरू झील, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कोलेरू झील। ठीक है, और आप ये तो जानते हैं कि लोक अटक झील मणिपुर में और चिल्का झील ओडिशा में, ये सभी झीलें याद रख लेना है। देखते हैं आगे। आगे साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थाई बांध है जिसे एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए किया जाता? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये साथियों। कौन सा बांध होता? काफर बांध होता है। और ये बांध की विशेषता क्या है? मान लीजिए किसी नदी पर नया पुल का निर्माण होना है, तो उस नदी जहां पर निर्माण होना वहां पर तो पानी है, तो साथियों दूसरा बांध ये काफर बांध बना दिया जाता है और वो पानी को उस स्थान, मान लीजिए देखिए यहां पर ये नदी ऐसे ऐसे जा रही है और आपको ऐसे रास्ता ये है, यहां पर बनाना है बांध यहां पर। ठीक है, तो ये बांध यहां पर बना दिया जाएगा, ये काफर बांध हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काफर बांध। ठीक है, ये साथियों पानी की दिशा को बदल के यहां से निकाल देगा, यही काम करता है। बाकी यहां पर साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? नए पुल का निर्माण बन जाएगा। ठीक है, निर्माण हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे काफर बांध की विशेषता। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? कहता है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 8 जो है ये केंद्र शासित राज्यों या प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होता। अगर आपसे पूछ ले इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? आठवें भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं? 239 से 242 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। और बात कर ले भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। और राज्य किससे संबंधित है ये बताएंगे। और नगर पालिका तो साथियों आपको ही बतलाना है, बहुत इजी है, कई बार हम बता भी रखे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? ये साथियों अनुच्छेद 243 238 साथियों 238 सॉरी 338 कहा गया, 238 नहीं 338 बी के 1 भाग में कहा गया, 338 बी के 1 में कहा गया है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता लोकसभा की बहस किस भाषाओं में होती है? लोकसभा की बहस किस भाषा में होती है? तो ये साथियों जो है लोकसभा की बहस अनुच्छेद 120 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 120 में जिक्र किया गया कि लोकसभा की भाषा जो है ये साथियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, ठीक है, तो दोनों में, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। बताओ, और ये इसका उल्लेख कहां पर किया गया? अनुच्छेद 120 में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब। जबकि साथियों अनुच्छेद 43 143 का संबंध किससे? ये साथियों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति है भैया, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रखना है। 138 अगर आपसे पूछ लेता है तो ये उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। और 150 पूछ ले तो संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप से संबंधित है। साथियों संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप से संबंधित है, लेखाओं का प्रारूप से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? तो भैया इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? ये साथियों 1956 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए यहां पर कैग का संबंध, कैग CAG कैग भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता? तो ये होता है अनुच्छेद 148, ठीक है, अनुच्छेद 148। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो अर्थशास्त्री का नाम बताना है भैया। वो साथियों अर्थशास्त्री कौन थे? वे साथियों अर्थशास्त्री थे BKRB राव, BKRB राव। अगर इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों विजयेंद्र, क्या कहेंगे? विजयेंद्र और कस्तूरी, K फोर कस्तूरी। और आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब रंगा, ठीक है, और वी का मतलब वरदराजा राव, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था, याद रख लेना है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, क्या कहता है? कहता भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या प्रदर्शित करता है? साथियों वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये समझिए, दुनिया में बहुत सारे देश विद्यमान है और उन देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ना ही तो वैश्वीकरण कहलाता है। कौन से आधार पर? सामाजिक के आधार पर, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे देशों के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। और यहां पर कहता दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध से कम हस्तक्षेप करना। बिल्कुल बात, हस्तक्षेप करेंगे तो संबंध नहीं बन पाएगा, आप जुड़ नहीं पाएंगे, वो जुड़ नहीं पाएंगे तो साथियों ये वैश्वीकरण नहीं हो पाएगा, इसीलिए यही संबंध हो जाता है। बाकी सभी ये गलत है, ये साथियों इतना उचित नहीं है जितना ऑप्शन बी होता है, इससे भी उचित हो सकता था लेकिन हमारे विकल्पों में यही उचित है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है बैंकों द्वारा अपने बड़े सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक ब्याज दर को भैया प्रधान उधार दर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब, प्रधान उधार दर कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखिए ये रहा, यहां पर देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है NPCI का पूर्ण क्या है, पूरा नाम क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
अम्ब्रेला संगठन है। तो इसका पूरा नाम बतलाना है। इसका पूरा नाम साथियों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है। और एनपीसीआई की अगर आपसे स्थापना पूछ ले, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 2008 में हुई थी। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया? तो ये साथियों 15 अगस्त 2021 को किया गया था। 15 अगस्त 2021। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है? कहता है मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार दिया जाता? सबसे पहली बात तो आपको ये बतलाना है कि इस मनरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अब साथियों विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीवन मिशन ये कर दिया गया है। ठीक है। रोजगार तो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीवन मिशन कर दिया गया है। और इसमें साथियों निर्धन व्यक्ति को 100 दिनों तक काम मिलता है। ठीक है। अगर कोई आपदा आ जाए या समस्या हो जाए तो, या सूखा हो जाए गरीबी से, और तो इसमें साथियों 150 दिन भी काम मिल सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो भैया अमर्त्य सेन जो है ये भारत के सबसे बड़े तो नहीं कह सकते, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से। जबकि 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ये तो साथियों एक सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1999 में। किसको? अमर्त्य सेन को ही ये भी प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होता है प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये साथियों अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में, कब साथियों? 1965 में हुई थी। और सबसे पहले 1965 में म्यांमार के यू थांट नामक व्यक्ति को दिया गया था। यू थांट नाम के व्यक्ति को दिया गया था, जो कि कहां से थे? म्यांमार से थे। म्यांमार देश के रहने वाले थे। ठीक है भैया। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कौन से वर्ष में प्रस्तुत किए गए? ओलंपिक रिंग आप जानते हैं कि साथियों आधुनिक ओलंपिक का जो पिता है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता जो है वो साथियों किसको कहा जाता? ये कहा जाता है पियरे डी कोबार्टिन। याद रखेंगे साथियों, बहुत पूछा जाता है ये कोबार्टिन। ठीक है, पियरे डी कोबार्टिन। और इन्होंने ही साथियों रिंग का डिजाइन किया था। रिंग को इन्होंने ही डिजाइन किया था। आधुनिक ओलंपिक के पिता हैं। आधुनिक भी यहां पर लिख देते हैं, आधुनिक ओलंपिक के पिता हैं। और रिंग का डिजाइन भी इन्हीं ने तैयार किया था। रिंग को डिजाइन किया था। ठीक है। और इन्होंने 1913 में भैया ये प्रस्तुत कर दिया। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है। और उसमें 5 रिंग होते हैं। कौन बताएगा कि वो 5 रिंग क्या दर्शाते हैं? वे साथियों महाद्वीपों को दर्शाते हैं।
ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हो जाती है। और ये भारत की ही नहीं, ये भारत की ही नहीं साथियों, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। समझे, पूरे विश्व की प्राचीन भाषा है, भारत कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, द इका बाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इका बाग नामक पुस्तक जो है साथियों, जेके राउलिंग नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखी है। जबकि साथियों रस्किन बॉन्ड एक लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा, हाउ, अंग्रेजी में लिख दे, इसका तो उत्तर ये हो गया ए वाला। रस्किन बाउंड एक लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा, हाउ टू बी ए राइटर, तो अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, हाउ टू बी ए राइटर, क्या है, ए राइटर। ठीक है, ए राइटर। इन्होंने कौन सी पुस्तक, ये रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू बी ए राइटर ये लिखी, जबकि ये मिरिंडा और ये कोई लेखक नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला साथियों ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिहली भाषा हो जाएगी, सिहली भाषा। अगर बात की जाए श्रीलंका की, श्रीलंका साथियों भारत के दक्षिणतम साथियों दक्षिण में स्थित है और छोटा सा देश है और इसकी राजधानी कोलंबो है। ये भारत के साथ पाक जल डमरू मध्य, कौन सा, पाक जल डमरू मध्य संधि से जुड़ा हुआ, पाक जल डमरू मध्य जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, लगाओ इस पर ट्रिपल स्टार वाला ये प्रश्न है। ठीक है, कहता है 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये साथियों पता लगाया अपने देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने लगाया था। ठीक है, सीवी रमन ने, जिसके चलते इनको साथियों 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, सीवी रमन को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 1930 में इनको सम्मानित किया गया था इसी खोज के लिए। याद रहेगा, ऑप्शन भैया क्या हुआ, ऑप्शन भैया सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? प्रेरण कुंडली का आविष्कार साथियों 1836 में किसने, निकोलस कॉलन नाम के व्यक्ति ने किया, निकोलस कॉलन नाम के व्यक्ति ने किया। और ये साथियों प्रेरण कुंडली क्या काम करती है, ये साथियों कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त करने का एक युक्ति है, एक यंत्र है। ठीक है, कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कौन, ये प्रेरण कुंडली। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो गया बच्चों। तो साथियों आज की यह क्लास जो है कैसी लगी, तो ये थे टॉप महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो साथियों मैंने आपके लिए कराए। ठीक है, और ये आपके परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ये क्लास अगर अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और साथियों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में